हेलो साथियों। तो साथियों कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी साथियों। तो हम रोजाना मॉडल पेपर देख रहे हैं आपकी क्लासों के। तो आज हम विज्ञान का मॉडल पेपर देखेंगे साथियों। किसका देखेंगे? कक्षा 10 का विज्ञान का मॉडल पेपर देखेंगे। प्रश्न पत्र पहला भाग ए देखेंगे सबसे पहले साथियों हम। तो देखो साथियों, जो मॉडल पेपर बताता हूँ उसका मकसद यही होता है कि आपके इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। ज़्यादा हो सके तो ज़्यादा, यानी 20 यानी कि 30-40 क्वेश्चन होते हैं मॉडल पेपर में, तो उसमें से ज़्यादा नहीं तो 8 या फिर 10 क्वेश्चन आपसे मिल भी जाते हैं इसलिए। लेकिन बहुत सारे साथीगण होते हैं जो दिल पर ले लेते, दिमाग पर ले लेते हैं कि सर क्या यही क्वेश्चन आएगा, क्या सर यही, कि सर क्या यही प्रश्न पत्र आएगा। देखो तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जितने भी चैनल ये यूट्यूब पर बताते हैं, सभी टीचरगण बताते हैं, अध्यापकगण बताते हैं, उनका यही मकसद होता है कि आपका मॉडल पेपर होता है, यानी कि जो ये प्रश्न पत्र आएगा आप ईयरली का या फिर बोर्ड एग्जाम का, तो इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से छपकर आएगा आपका मॉडल पेपर, इस प्रकार से प्रश्न आते हैं, बस ये मकसद होता है। लेकिन बहुत सारे साथी होते हैं दिल पर लेते हैं। आप सभी से निवेदन है कि कोई दिल पर ना ले, क्योंकि छपते ये नहीं है कि आप कहीं इन सभी प्रश्नों उत्तरों को रट्टा मार के चले जाए। आप सोचोगे ये प्रश्न आएगा, लीक हो चुका है, वायरल हो चुका है, लीक हो चुका है भैया। तो आपसे निवेदन है, तो एक चीज़ बता दो, चैनल इसे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सारे जितने भी मॉडल पेपर रहने वाले हैं सभी इसी चैनल पर आपको बताए जाएंगे और आंसर की भी इसी चैनल पर आपको बताई जाएगी। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बताया गया है कि मैग्नीशियम रिबन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन उदाहरण है। तो एक चीज़ बता दो साथियों, पहला क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक है कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है साथियों बना हुआ होता है, उसका ऑक्सीजन की उपस्थिति यानी कि उसकी उपस्थिति में उसका दहन यानी कि जल जाता है, तो उदाहरण है। तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया फिर संयोजन अभिक्रिया, एक चीज़ तो दोनों ही इसमें दोनों ही का उदाहरण है साथियों। जो मैग्नीशियम रिबन है दोनों का उदाहरण है। तो आपसे निवेदन है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप किसी एक पर टिक, यदि दोनों का हो तो किसी एक पर आपको टिक लगा के रहना है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया पर टिक लगाते थे हम। दूसरा है कि रक्त दाब को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल सरल सा आंसर हो जाएगा साथियों 2 नंबर का कि इस पे मोमेनोमीटर क्या हो जाएगा, इस पे मोमेनोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा है कि प्राग नलिका का बीजांड की और वृद्धि करना किस प्रकार की गति का उदाहरण कहलाता है। तो यह कहलाता है साथियों रसायनानुवर्तन। कौन सा हो जाएगा? रसायनानुवर्तन इसका आंसर हो जाएगा। चौथा है कि ग्लेशियर एसिटिक अम्ल का गुणांक कितना होता है साथियों। तो 290 के होता है। कितना होता है? 290 के। ओके। 5 नंबर का है कि अति अम्लता का उपचार करने के लिए किस औषधि का प्रयोग या फिर उपयोग किया जाता है। तो बिल्कुल एंटीसीड औषधि का उसमें उपयोग किया जाता है। छठा है कि RYY जीनी संरचना का बाह्य लक्षण होना चाहिए। तो गोलाकार होना चाहिए और पीला होना चाहिए। आकार में तो गोला होना चाहिए, गोल प्रकार का होना चाहिए और रंग के अंदर पीला होना चाहिए। क्लियर हुआ। 7 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि यदि 2 तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में खाली स्थान को क्या कहते हैं साथियों। तो उनको कहते हैं सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। 8वां है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें संयोजक बंधों की संख्या कितनी होगी साथियों। तो इसमें हो जाएगी 7। कितनी होगी साथियों? बिल्कुल 7। 9वां है कि चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है, किस पर करता है। तो ये बिल्कुल चालक की जो तार की लंबाई होती है उस पर निर्भर करता है। 10 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि सीसा व टीन की मिश्र धातु जिसका प्रयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है वह क्या कहलाता है। तो बिल्कुल साथियों वो सोल्डर कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? बिल्कुल सोल्डर कहलाता है। 11 नंबर का देखेंगे कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं या फिर प्रयोग करना पसंद करोगे। तो वो आ जाएगा साथियों इसमें 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। क्लियर हुआ। बिल्कुल छोटा सा प्रश्न था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। 12 नंबर का है कि किसी विद्युत धारावाही चालक का आरोपित बल की दिशा ज्ञात करने के लिए करने की संबंधित जो नियम होते हैं उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं फ्लेमिंग का वोम हस्त नियम कहते हैं। याद रखना है फ्लेमिंग का वोम हस्त नियम। लगभग आपकी ये 9 से 12 तक अध्याय में होगा साथियों, ये कोई खंड तो मुझे भी याद नहीं है। 13 नंबर का है कि मधुमेह से पीड़ित रोगी के रक्त में शर्करा की मात्रा होती है तो वो होती है साथियों बढ़ जाती है, क्योंकि यदि मधुमेह से पीड़ित रोग है और यदि रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ती है घटती नहीं है साथियों। क्लियर हुआ। देखो साथियों 13 क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके हैं। यदि इनमें से कोई प्रश्न गलत हो तो मुझे माफ़ करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना साथियों कि सर ये प्रश्न आपने गलत बताए हैं, इसका सही करके आप मुझे बताओ क्या होगा। इसको मैं पोस्ट डालूंगा साथियों, कम्युनिटी पोस्ट। चलो आगे देखते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है तो कितनी हर्ट्ज होती है। तो इसमें शायद 50 हर्ट्ज होगी साथ में। बिल्कुल सही होगा 50 हर्ट्ज। 15 है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें बचाने वाली ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC। ओके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब आगे क्वेश्चन आ रही है हमारे पास रिक्त वाले क्वेश्चन। तो रिक्त का पहला है यानी कि 16 नंबर का है कि धातु एक कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है, यह कौन सा गुण कहलाता है। तो ये ध्वनिकता गुण कहलाता है। कौन सा कहलाता है? ध्वनिकता।
क्लियर हुआ, धुआं निकता हो जाएगा। 17 नंबर का है कि किसी लेंस की क्षमता उसकी का व्युत्क्रम है तो फोकस दूरी, यानी कि किसी लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। 18 नंबर का है कि जीवाणु एवं कवक मृत अवशेषों का अपघटित करते हैं, यानी कि जीवाणु और कवक होते हैं, मृत जो शरीर होते हैं उनको अपघटित करते हैं। 19 नंबर का है कि कठोर जल को मृदु बनाने के लिए, कठोर जल को मृदु यानी कि नरम बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट यौगिक उपयोग करते हैं, यानी कि प्रयोग में लेते हैं। 20 नंबर का है कि वोल्टमीटर परिपथ में समानांतर क्रम संयोजन होता है, इसमें आपके समानांतर हो जाएगा। 21 नंबर का है कि लाल रुधिर कणिकाओं का विनाश में होता है, तो इसमें आपके हो जाएगा यकृत ग्रंथि, यानी कि लाल रुधिर कणिकाओं का विनाश यकृत ग्रंथि में होता है। 22 नंबर का है कि परितंत्र में सूर्य का प्रकाश एक घटक है, परितंत्र में सूर्य का प्रकाश एक अजैविक घटक है साथियों, कौन सा है, अजैविक घटक हो जाएगा। आगे देखेंगे हम अति लघुरात्मक प्रश्न। 23 नंबर का है कि सिरका में उपस्थित अम्ल का रासायनिक सूत्र तथा IUPAC नामकरण लिखिए, तो बिल्कुल इसका अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होगा साथियों, तो इसका हो जाएगा CH3COOH, और इसका IUPAC नाम हो जाएगा साथियों एथानोइक अम्ल, कौन सा हो जाएगा, एथानोइक अम्ल हो जाएगा, याद रखना है। क्लियर हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी हर एग्जाम में क्वेश्चन आपका आने वाला क्वेश्चन है साथियों ये। 24 नंबर का है कि उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई का नाम आपको लिखना है, तो वो हो जाएगा नेफ्रॉन, क्या हो जाएगा साथियों, नेफ्रॉन हो जाएगा। ओके, आगे 25 नंबर का कि ग्रेफाइट विद्युत का चालक करता है, लेकिन क्यों करता है साथियों, तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनिक होता है, क्या होता है, इसमें बिल्कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनिक होता है इसलिए। 26 नंबर का है कि प्लाज्मोडियम में जनन किस विधि के द्वारा होते हैं, तो बहुविभाजन द्वारा होता है, किसके द्वारा, बहुविभाजन के द्वारा। 27वां है कि वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध है, तो इसके संबंध है कि छोटे द्वार के गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगनी होती है, ये इसके अंदर संबंध है। 28वां है कि विरंजक चूर्ण बनाने के लिए प्रयुक्त यौगिक का रासायनिक नाम आपको लिखना है, तो ये हो जाएगा, इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा साथियों, इसको हटा देते हैं। अब इसका रासायनिक सूत्र है CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। देखो कैल्शियम आपको आता है, क्या हो जाएगा, एक मिनट दोबारा देखो सारी गलत हो गया, क्लोराइड राइड नहीं होगा, ये हो जाएगा हाइपोक्लोराइड में क्लोराइड हो जाएगा। ओके, क्लियर हुआ, बस आपको ये याद रखना है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अब आगे देखेंगे हम 29 नंबर का है कि UNEP का पूरा नाम क्या होगा, तो UNEP का पूरा नाम हो जाएगा मेरे पहले से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम हो जाएगा। ओके, ये हो गया ना। अगला है साथियों 30 नंबर का, विद्युत तथा चुंबकत्व के बीच संबंध की खोज किसने की थी, तो हेंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड ने की थी, किसने की थी, देखो यहाँ पर देखो मैं आपको पूरा नाम बता रहा हूँ, हेंड क्रिश्चियन और आगे है ऑस्ट्रेड, ये इसका पूरा नाम हो जाएगा साथियों। आगे 31 नंबर का कि लेंस का वह बिंदु जहाँ से गुजरने वाले प्रकाश की किरणें बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाती हैं, तो उसमें ऑप्टिकल केंद्र हो जाएगा, कहाँ से निकलती हैं, ऑप्टिकल केंद्र से। 32 नंबर का ब्यूटेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र, तो इसका सूत्र हो जाएगा साथियों C4H802, ये उसका ऑप्टिकल का सूत्र हो जाएगा साथियों। अगला देखेंगे साथियों लघुरात्मक प्रश्न है 33 नंबर का कि 33 नंबर का प्रश्न आपको करना है, 34 नंबर का हम देख लेते हैं। देखो पढ़ते हैं पहले कहें कि एथेनॉल के औद्योगिक उत्पादन के उपयोग के दुरुपयोग को रोकने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं, इसकी थोड़ी सी मात्रा उपयोग की घातक हो सकती है, कैसे, तो यदि इसका उत्तर मेरे पास पड़ा हुआ है तो देखते हैं। बिल्कुल साथ ही मेरे पास पड़ा हुआ है कि औद्योगिक इथेनॉल के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें मेथनॉल मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है साथियों, मेथनॉल। और औद्योगिक उपयोग के लिए उत्पादित इथेनॉल के लिए दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें मेथनॉल जैसे जहरीले पदार्थ मिलाकर पीने के लिए अनुपयुक्त बनाया जाता है। एल्कोहल को नीले रंग में रंगने के लिए रंगों को भी मिलाया जाता है ताकि इसे आसानी से पहचाना जा सके। इसको पहचानने के लिए कौन सा रंग इसमें मिलाया जाता है, अल्कोहल यानी कि को नीले रंग में मिलाते हैं। क्लियर हुआ, तो ये पूरा 31 क्वेश्चन हमारे पास है, 32 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं साथियों। 34 क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। यदि 34 क्वेश्चन में से किसी प्रश्न का आंसर आपको गलत लगे साथियों तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो। 14 क्वेश्चन यानी 13 क्वेश्चन हो चुके, 21 क्वेश्चन है, 34 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विकृत गंधिका को समझाइए, चिप्स के पैकेट में खाने की सामग्री को खराब होने के बचाने के लिए इसमें कौन सी गैस भरी जाती है साथियों, इसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। यदि किस प्रकार से इसको बचाया जा सकता है, यदि मेरे पास इसका आंसर पड़ा है तो इसको देख लेते हैं।
तो साथियों वो नाइट्रोजन गैस होती है। क्यों भरते हैं गैस चिपस पैकेज में? नाइट्रोजन गैस बनने की खास वजह इसलिए है क्योंकि नाइट्रोजन गैस रंगहीन है, तो इसका कोई रंग नहीं होता है साथियों, और गंधहीन और स्वादहीन गैस होती है। गंधहीन होती है और उसका स्वाद भी अच्छा होता है। ये गैस निष्क्रिय होती है, कोई किसी प्रकार की क्रिया नहीं करती है, जबकि ऑक्सीजन गैस बहुत जल्दी किसी दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करती है। ऑक्सीजन हमेशा सक्रिय गैस होती है, इसलिए चिपस पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरना सेफ है। क्यों? क्योंकि ये सक्रिय गैस नहीं होती, ये गंधहीन होती है और स्वादहीन होती है, इसका कोई स्वाद नहीं होता है साथियों। यहाँ पर आया है ना स्वादहीन होती है, इसका कोई स्वाद नहीं होता है। और यहाँ पर कुछ मिलान वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छी तरीके से कर सकते हो। ओके, आप 37 नंबर का क्वेश्चन है कि मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाना है, तो आप आसानी से इसको बना सकते हो। 38वां है कि मानव में नर जनन हार्मोन का कार्य लिखते हुए इसके कार्य को भी आपको बताना है साथियों। चलो इसके कार्य को हम देख लेते हैं। ये रहा साथियों कि मानव में नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और उसके कार्य इस प्रकार से कई कार्य होते हैं। पहला कार्य है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन शुक्राणु के निर्माण में मदद करता है। जो शुक्राणु होते हैं साथियों, उसका निर्माण इसके अंदर किया करते हैं, ओके, मनुष्य के द्वारा। पुरुष की बात करें तो हम, और ये किशोर अवस्था में पुरुषों में द्वितीयक यौन लक्षणों के विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। द्वितीयक यौन शोषण होता है, उसके कार्य में उनके लक्षणों के विकास में भी जिम्मेदार होता है। और इन लक्षणों में आवाज़ का गहरा होना, चेहरे बगल और जो जगन बालों का चढ़ बढ़ना, सेक्स ड्राइवर की शुरुआत शामिल होती है, यानी कि जो आपके चेहरा होता है, आपकी शरीर होता है, उनकी अलग अलग जांघों पर जगह जगह पर बाल आना, सेक्स की जो ड्राइवर की शुरुआत होती है, उसमें शुरुआती में यही इसके अंदर मदद करता है। अगला पॉइंट है 3रा नंबर का है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बढ़ते स्तर के साथ हाइपोथैलेमस और पूर्ववर्ती पिट्यूटरी ग्रंथि पर एक नकारात्मक प्रतिक्रिया प्रणाली काम करती है। ये प्रणाली GnRH और LH के स्राव को रोकती है। किसी प्रकार का यदि स्राव होता है तो उसको भी रोकने का काम करती है। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अगला चौथा लाइन है कि निषेचुलित कोशिकाएं हार्मोन इन विहीन का उत्पादन करती है, और ये हार्मोन शुक्रवाणुओं की संख्या ज़्यादा होने पर रक्त में छोड़ा जाता है, जिसमें GnRH की रिहाई रुकती है। शुक्राणु जनन धीमा हो जाता है। बस इसके यही काम है, यही कार्य, चारों कार्य कंप्लीट हो चुके हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर का है कि कोच की सलाह में जब प्रकाश की किरणें वायु में प्रवेश करती है तो उसकी मार्ग को दर्शाते हुए किरणें आरेख बताइए। तो इसका आप एक चित्र बनेगा तो आप बना सकते हो। 40 नंबर का है कि चुंबकीय सतह रेखाओं के कुछ 4 गुण लिखना है, तो बिल्कुल इसके 4 गुण हम देखते हैं। देखिए साथियों, इसमें पहला गुण यहाँ पर दर्शाया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव की ओर चलती है। कहाँ से निकल? उत्तर ध्रुव से निकलती है और दक्षिण ध्रुव की ओर जाती है। दूसरा गुण है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है, चालू नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती, बिल्कुल इस प्रकार से कभी नहीं काटती हो। और चौथा पॉइंट है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का घनत्व क्षेत्र को दर्शाता है। क्लियर हुआ? तो ये चारों पॉइंट हमारे खत्म हो चुके हैं। अगला प्रश्न 41 नंबर का कि स्तनधारी तथा पक्षी में ऑक्सीजन तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है? तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये, तो इसको यदि है तो पढ़ा हुआ है तो देखिए। शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई प्रभावी तरह से रखने के लिए ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग अलग रखना आवश्यक है। किसके लिए? विऑक्सीजन को रुधिर के अलग अलग पहुंचाने के लिए। और आगे बताया गया है कि ये तंत्र इन जंतुओं के लिए लाभप्रद है क्योंकि इनकी ऊर्जा आवश्यकताएं अधिक स्तनधारियों तथा पक्षियों में अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने हेतु ऑक्सीजन की निरंतर सप्लाई आवश्यक है। साथ में छोटी सी चीज़ ये याद आपको हो सकती है। आगे प्रश्न देखते हैं। 42वां क्वेश्चन है कि प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कोच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 यानी कि मीटर प्रति सेकंड होनी चाहिए। तो इसका लगभग होगा साथियों, आपको ज्ञात करना, लेकिन मैं आंसर बता देता हूँ। 2 × 10 8 ms प्रति सेकेंड। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। बस आपको ज्ञात करना है किस प्रकार से आया है। 43वां कि चुंबक के निकट लाने पर दिक् सूचक सुई विक्षेपित क्यों होती है? किसी धारावाहिक चालक से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम लिखिए। तो बिल्कुल इसका नियम लिखते हैं साथियों। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर बताया कि चुंबक के पास लाने पर दिक्सूचक यानी कि दिक्सूचक की सूची विक्षेपित इसलिए होती है क्योंकि चुंबकीय बल दिक्सूचक की सुई के ध्रुवों पर बल लगाता है। दिक्सूचक की सुई एक छोटी छड़ चुंबक होती है जिसके दोनों सिरे उत्तर और दक्षिण दिशाओं की ओर संकेत करते हैं। चुंबक के विपरीत सिरे एक दूसरे को आकर्षित यानी कि अपनी ओर खींचते हैं, और समान सिरे यानी कि समान सिर होते हैं तो प्रतिकर्ष करते हैं, एक दूसरे को यानी कि आगे पीछे करते रहते हैं, आकर्षित नहीं करते हैं। इसलिए जब दिक्सूचक को चुंबक को पास लाया जाता है तो उसका उत्तरी सिरा चुंबक के दक्षिण सिरे की और दक्षिण सिरा चुंबक के विपरीत घूमना यानी कि विपरीत होता रहता है। बस आपको ये चीज़ को समझना है। 1-2 चीज़ 3 बार क्वेश्चन इसको आंसर को देखना ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा और प्रश्न भी समझना है आपको।
44वां क्वेश्चन है कि ऐसे 2 तरीके समझाइए या फिर सुझाइए जिनमें जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है साथियों, इसको भी हम देखेंगे। तो आंसर है उसका कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जैसे फलों और सब्जियों के छिलके बड़ी मात्रा में पर्यावरण प्रदूषित करते हैं। इनमें से दुर्गंध और गंदगी फैलती है। ओके, आया समझ में। दूसरा है कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कई प्रकार की बीमारियों को फैलाने के कारक बनते हैं। उन्हें पर्यावरण में हानिकारक जीवाणु बढ़ाते हैं। जो ये फल फ्रूट होते हैं साथियों, क्या होते हैं, फल फूल वाली जो भी चीज़ें होती हैं, उनके छिलके वगैरह होते हैं, उनका जो गंदगी है उनको बाहर नहीं फेंकना चाहिए। उनको कहीं गड्ढा खोद कर उनको गाड़ देना चाहिए। क्या करना चाहिए, गाड़ देना चाहिए, क्योंकि खाद बन जाता है उनका। इसलिए क्योंकि बाहर फेंकते हो तो गंदगी फैलते हैं, दुर्गंध फैलाते हैं, कोई व्यक्ति गिर जाते हैं, इसलिए चीज़ों को। आगे फिर हमारे पास खंड से आ चुका है। तो इसका पहला है कि विस्थापन एवं विस्थापन अभिक्रिया में आपको अंतर बताना है। तो बिल्कुल इसका अंतर भी हम देख लेते हैं। देखिए साथियों, विस्थापन अभिक्रियाओं में रासायनिक समीकरण में एक अभिकारक की जगह एक नया तत्व ले लेता है। यदि विस्थापन की बात करें तो अभिक्रिया में 2 तत्व स्थान बदल देते हैं। इन प्रकार की अभिक्रियाओं को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे नई यौगिकों के निर्माण की ओर ले जाते हैं। और आने वाले समय की जो कंपटीशन की तैयारियाँ होती है, यानी कि आने वाले समय उनकी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। किसमें से पूछे जाते हैं, NCERT की किताबों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों अथवा में। तो ये क्वेश्चन बताता नहीं, अथवा वाला बस मैं ऊपर वाला बताता हूँ। 46वां है कि मानव में संतति का लिंग निर्धारण कैसे होता है, यानी कि संतान होती है उसमें लिंग का निर्धारण किस प्रकार से होता है। चलो इसके बारे में देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस की दृष्टि से। देखिए साथियों, किसी को शर्म नहीं करनी है, शर्म करने वाली कोई चीज़ नहीं है। एक संतान का लिंग नर युग्मक के DNA के द्वारा निर्धारित किया जाता है। DNA का मतलब होता है साथियों खून होता है। पुरुष में सेक्स जो क्रोमोसोम होता है वो XY होता है, और महिला में सेक्स क्रोमोसोम XX होता है। नर युग्मक गठन में आधे शुक्राणु X में गुणसूत्र होता है और अन्य आधे भाग में Y में होते हैं। आया समझ में। नर की बात आधे तो शुक्राणु X में होते हैं और आधे की बात करें तो Y में होते हैं। और मादा की बात करें यानी कि स्त्रीलिंग की बात करें हम, तो मादा युग में केवल X गुणसूत्र होता है, जिसके अंदर पूरा अंडाणु उसके अंदर विद्यमान होता है। ओके, बहुत चीज़ें समझने लायक है साथी। अगला क्वेश्चन अथवा वाला तो बताते नहीं, हम सभी को पता है। 47 नंबर वाला क्वेश्चन है कि किसी निकटी दोष दृष्टि पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर होता है। इन दोष से संसाधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति व क्षमता क्या होती है। चलो देखते हैं भाई। यहाँ पर बताया गया है साथी कि व्यक्ति को मायोपिया नामक नेत्र दोष होता है, कि निकटी दृष्टि दोष होता है। इस दृष्टि में छवि रेटिना के आगे बनती रहती है, जिससे दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। मेरे साथ होता है साथियों, ये मेरे साथ प्रॉब्लम है। और इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। और इस दोष को संशोधित करने के लिए 1.25D क्षमता वाले अवतल लेंस का प्रयोग होता है। ये चश्मा होता है साथियों। क्या होता है, चश्मा की इसमें जरूरत पड़ती है, शायद मेरे बनने वाली हैं अब। अगला 48वां क्वेश्चन है कि पहला इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित पादप भाग में किस हार्मोन की सांद्रता अधिक होती है। तो मैंने ये बताया नहीं है। अगला बताया है कि थायराइड ग्रंथि में स्रावित हार्मोन का आपको नाम लिखना है और इसके कार्य बताते हुए आयोडीन तत्व की कमी से होने वाले रोग भी आपको बताना है। देखिए साथियों, थायराइड ग्रंथि से थायरक्सिन और दोबारा सुनो, ट्राइआइडोथायरोनिन नाम के हार्मोन स्रावित होते हैं। दोबारा सुनो, थायराइड ग्रंथि से आयरोक्सिन और ट्राइआइडोथायरोनिन नाम के हार्मोन स्रावित होते हैं। थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की जरूरत पड़ती है साथियों। और आयोडीन की कमी से थायराइड हार्मोन का उत्पादन कम हो जाता है और थायराइड ग्रंथि से बढ़ जाता है। इस बीमारी को सरल गंडमाला कहते हैं, जो गले के अंदर इसका रोग होता है। इसके लक्षण हैं जैसे गर्दन का फूलना हो जाता है, आंखें बाहर की और उभरी हुई हो जाती है। बहुत सारे रोग होते हैं जिसके कारण ये रोग होता है। और साथियों हमारे पास कुछ 48 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 48 क्वेश्चन में से यदि किसी प्रश्न का आंसर आपको गलत लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला निबंधात्मक क्वेश्चन आ चुके हैं, जो खंड दे के प्रश्न आते हैं। 49वां क्वेश्चन आपको करना है साथियों क्लियर, और 50वां क्वेश्चन भी आपको करना है, और 51 नंबर का क्वेश्चन आपके पास में दिया गया है, वो भी आपको करना है। 3 क्वेश्चन एक ऐसे दिए हैं मैंने आपको। निबंधात्मक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, उनको समझाना बहुत कठिन होता है, इसलिए इनको आप पासबुक के माध्यम से हल कर सकते हो या फिर देख सकते हो। क्लियर हुआ। चलो, तो आपके सामने पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं 51 क्वेश्चन, लेकिन आपका जो प्रश्न पत्र रहेगा साथियों उसमें पूरे 51 प्रश्न नहीं आएंगे। उसमें लगभग मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं तो क्या, या तो फिर 22 क्वेश्चन आएंगे या फिर 34 क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। और आ जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप हल करने के लिए बैठे रहो और हम आपको हल करवाने के लिए यहाँ पर तत्पर बैठे हुए हैं। चलो, तो आपको मॉडल पता चल कर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। सब दोस्तों को जय हिंद जय भारत।